जी। अभी कितने स्टूडेंट्स हैं? मैं सर स्टूडेंट्स ये सारे आकाश, नीचे हैं, ये जो आदित्य, अनिकेत, अजय, रेशु, आकाश, आदित्य। रेखा सिसोदिया कौन है? वो सड़क पे कैसे बैठ गई जाके? सर उसकी फोटो लगी है वो। अब मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, अभी अब तक नहीं सर, बाहर उसकी नहीं निकल फोटो सकते। लगी है। वसंत सर है, अनिकेत, आदित्य, संदीप, रेशु, नमस्ते नमस्ते सबको। मैं देख नहीं पा रहा था किसका चेहरा, आज मेरे नमस्ते साथ थोड़ा सर। प्रॉब्लम हुआ। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। तो आप लोग क्या स्टूडेंट्स हो क्या? मुझे जरा नमस्कार सर। जी सर। जी सर, हम मैम Yes, के sir. स्टूडेंट हैं सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं ये क्या होता है कि हम लोग ना पुराने ट्रेडिशनल टीचर्स हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजी हमारी बस की बात नहीं है। एक तो ये, हालांकि इसका बहुत फायदे हैं कि नहीं तो आज आपके साथ हम रूबरू नहीं हो पाते, बट स्टिल देन मीडियम जो है डायरेक्ट कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन हो रहा है, वो भी संभव नहीं होता। तो अच्छा, दूसरे लॉकडाउन होने की वजह से ये भी एक अच्छा निकल आया कि इसी बहाने हमारी एक्टिविटीज भी चलती रहे। हम लोग टीचर लोग होते हैं, मास्टर लोग होते हैं, अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या करेंगे क्या? जैसे खाना बहुत जरूरी है अब हम लोगों के लिए। कर्णिकर साहब आप बता सकते हो, आप टीचर के लिए तो पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिंदा है अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अगर स्टूडेंट नहीं है, घर में बैठे बैठे पागल हो जाएगा आदमी। तो क्यों शायद सही है ना? अब बाकी प्रैक्टिस धीरे धीरे छूट रहा है, जो कि बहुत दुख की बात है। मैं कभी बहुत जेलस हो जाता हूँ जो लोग प्रैक्टिकल फील्ड में अभी काम कर रहे हैं, जबकि मैं एक बहुत ही सशक्त रंगकर्मी रहा हूँ। सशक्त इन द सेंस बहुत ज्यादा घूमकर भागकर काम करने वाला, बचपन से लेकर अभी तक चलता रहा है। बट ये बीच में नौकरी आने की वजह से थोड़ा मामला थोड़ा ढीला पड़ गया। फिर भी मैं अपने आप को ढील नहीं दिया, थोड़ा चूजी हो गया। वरना मैं पहले बहुत वर्कशॉप करता था, बहुत। इवन जो गीतांजलि है, मुझे उन्होंने बताया कि वो मेरे एक वर्कशॉप अटेंड कर चुकी है, जबकि मुझे खुद को नहीं मालूम था। उन्होंने कहा कि आप खंडवा वर्कशॉप आप साथ हमने किया है। तो ऐसे वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो कि मेरे लिए बड़ी दुख की। ऐसे मैं चाहता हूँ कि भागूं दौड़ूं, काम करूं लोगों का बीच में, वापस जाऊं। रिटायरमेंट के बाद उम्मीद यही है कि बहुत ज्यादा फिर भागा दौड़ी शुरू हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट में आपका साथ, मेरी बात सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ जी सर। तो ये जो अभी जो बात कर रहे हैं सब्जेक्ट, ये देखिए बहुत ही सरसरी तौर पे बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं गहराई में चला जाऊंगा तो आप खास करके जो यंगर जनरेशन बच्चे जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम है, वो चीजों को समझ नहीं पाएगा। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि कहीं एक मास्क में हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, तो आपने देखा नहीं होगा उस तरीके से। तो या उसके पीछे का रीजंस क्या है, मास्क में कितने तरीके से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। और मास्क एक छोटी सी चीज है, पर आप इमेजिन कीजिए कि कितने एक्सप्रेशंस को, कितना बड़ा एक्सप्रेशन को बदल देता है। पूरी नाटक का स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन को बदल सकता है। तो एक छोटी सी चीज होने का बावजूद मैं अपनी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा बच्चों का साथ, जो कि आपके लाइफ में थोड़ा इंस्पिरेशन की तरह भी काम करे। तो मैं मास्क मेकिंग सीखने के लिए मैं 1999 में मैं जापान चला गया था, वुड मास्क कार्विंग के ऊपर काम करने के लिए। नो थिएटर का ऊपर, बेसिकली नो मास्क के ऊपर मैं अभी बात करूंगा, नो मास्क के ऊपर। तो अभी फिर भी कह दूं, मैं जिस गुरु के पास, याकोहामा एक छोटा सा गांव है, याकोहामा में एक गांव में मेरे गुरु जो थे, वो अब नहीं है दुनिया में, वो जा चुके हैं। बुजुर्ग आदमी था, जब हम भी गए थे तब 99 में उसका उम्र 85-90 साल का आसपास होता। और वो उसकी जो मास्क कार्विंग करता था, उसमें वो टच कर नहीं देता था हमको। वो बोलता कि इसमें लाइफ है, इसमें जीवन मैं उसमें लाइफ दिया हूँ, यू शुड नॉट टच इट। मतलब इतने वो लोग रेस्पेक्ट करते हैं। जो एक नो मास्क पहनने वाला एक्टर जब मास्क पहनता था, मंच पर जाता था, मैं प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखा हूँ ये बात। मतलब मैं शायद मैं थोड़ा आपको लगे अतिशयोक्ति है, पर मैं ये बात सच बोल रहा हूँ। रंगमंच के जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं, वो कितने रेस्पेक्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी मास्क को, अपनी छोटी सी कॉस्ट्यूम्स को, एक ऑर्नामेंट्स को, एक ज्वेलरीज को इस कदर रेस्पेक्ट करते हैं। और वो उनका सक्सेस का मूलाधार बन जाता है।
मैं एक एक्टर का बात कर रहा हूँ जो मेरी जो गुरु है, जो 85 ईयर उम्र था, उनके घर में मैं कुछ दिन रहा। उनकी परफॉर्मेंस, उनके स्टूडेंट्स होते थे, वो परफॉर्म करते थे, तो वो बुढ़ा आदमी जब जिस दिन शो होता था उस दिन वो बिल्कुल उपवास रखता था। आप इस बात को मतलब आप विश्वास करें तो करें, ना करें ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सच्चाई ये है कि वो टोटल फास्ट में जाता था और मेडिटेशन में, और बुद्धिस्ट था, टोटल मेडिटेशन में जाता था और बात नहीं करते थे, कमरे में अपने आप को बंद करते थे। और एक मिरर के सामने शो स्टार्ट होने से 4 घंटे पहले, करीब आफ्टर लंच 2 बजे के बाद, वो शीशे के सामने बैठेगा और उस शीशे की एक जो ड्रायर है, उस नीचे, शीशे के नीचे जो ड्रायर है, वो ड्रायर में उसके मास्क होते थे, नो मास्क, वो रेशम के कपड़े में लपेटा हुआ होता था। काफी देर तक वो वहां पर मिरर में अपने को देखता था, अपने को, ये जिससे कंसंट्रेशन एक्सरसाइज। और देखने के बाद वो धीरे से उसी मिरर को देखते हुए और वो ड्रायर में हाथ डालता था और बिना मास्क को देखे आंख बंद कर लेता था और उसको कवर से निकालता था और अपने चेहरे पे पहनता था बिना देखे। उसका लेस को बांधने के बाद वो आंखें खोलता था, फिर मिरर के सामने बैठता था 2 घंटे। वो कंप्लीटली एक अवतार धारण करने वाली बात होती थी। आप सोच सकते हो कि कैसा वो परफॉर्मेंस, मतलब कैसा परफॉर्म फिर उसका बात करता होगा। और उसके बाद जैसे बेल होगा या स्टेज के जाने का बात होगा, वो सीधा मिरर के सामने से उठेगा और मंच पर जाएगा और अपना परफॉर्म करने के बाद फिर आएगा, मिरर के सामने आधा घंटा बैठेगा और मास्क उतारेगा और उसको कवर में डालेगा और अपना वो जो मिरर के नीचे एक ड्रायर होता है उसमें रखने के बाद वो आधा घंटा लेट जाता था, वो बेहोश हो जाता था कंप्लीट। उसको हमने पूछा एक बार, गुरुजी आप मतलब हमारे एक इंटरप्रेटर होती थी हमारे साथ जो उनको समझाता था कि आप क्या होते हो। बोला कि मैं एक चरित्र को लेता हूं और उसको वापस करता हूं, मैं जब तक छोड़ूंगा नहीं वो मैं मतलब क्या कहते हैं कि मैं न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता, नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकता, इसलिए मुझे आप टच करोगे तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए वो किसी से को टच नहीं करता था। ये है हमारी ट्रेडिशन, हमारी, चाहे ये टोटल एशियन कल्चर का है। यूरोप में, अमेरिका में इस कदर नहीं है, वो वहाँ एंटरटेनमेंट को ज्यादा प्राधान्य दी गई है। यूरोप में और अमेरिका में ज्यादा एंटरटेनमेंट को ध्यान दिया गया, हमारे यहाँ जीवन की मूल तत्वों का साथ जोड़ा गया है। तो ये टोटल हमारी रिचुअलिस्टिक, हमारी लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे नाट्य शास्त्र में भी है, इसका वर्णन है। एक उदाहरण, ऐसे कई कई एग्जाम्पल्स होते हैं। अभी 99 में 99 सॉरी 1990 1990 या 91 की बात है। मैं हाल ही में भारत भवन से वापस आ गया था। मैं 89 में भारत भवन छोड़कर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में टीआई कंपनी हुआ था, थिएटर इन एजुकेशन कंपनी। उस कंपनी में मैं बैरी सर मुझे बुला लिए थे वहां पे, आज एक डिजाइनर में काम करना शुरू किया था। मेरी प्रोफेशनल कैरियर का शुरुआत के दिनों की बात है। तो उस समय संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली एक इंटरनेशनल पॉपेट फेस्टिवल करता था। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ओके। तो एक पॉपेट फेस्टिवल करते थे, हुआ था इंटरनेशनल पॉपेट फेस्टिवल, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर केशव कोठारी थे, जो रीता गांगुली जी के पति रहे हैं। बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, एकेडमी के सेक्रेटरी थे केशव कोठारी। अभी वो तो कब के जा चुके हैं इस दुनिया से। तो उन्होंने मुझे क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग भी करता था, उन्होंने मुझे काम दिया। काम ये था कि कमानी ऑडिटोरियम में जो भी पॉपेटियर्स, 4-5 ऑडिटोरियम, तब भारत रंग महोत्सव नहीं होते थे, तो एकेडमी का ये प्रयास जो था बहुत ही सराहनीय था। उसने 60 कंट्री से पॉपेटियर्स इनवाइट किए थे। 60 कंट्री से 60 पॉपेटियर्स, जिसमें ये ज्यादातर हमारे यूरोप, अमेरिका, हमारी एशियन कंट्री, जापान, थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशियन पॉपेट तो अद्भुत पॉपेट्री है। और इसके साथ हमारी बंगाल पॉपेट्स, हमारी रावण छाया, हमारी बेल्लाटम, या जो भी साउथ इंडिया में जो फॉर्म से शैडो पॉपेट्स, बहुत सारे पॉपेट्स होते थे। तो मैं एक ऑडिटोरियम का इंचार्ज था, उसका लाइटिंग और मतलब एक तरीके से असिस्टेंट कह सकते हैं, असिस्ट करता था। तो जो भी पॉपेटियर उसमें शो करेगा तो उसका जो भी हेल्प होगा, लाइटिंग से लेकर डिजाइनिंग तक में काम उनको मदद करता था। तो एक स्विट्जरलैंड का पॉपेटियर, बुढ़ा, बहुत बुजुर्ग आदमी है, वो भी 80 साल के ऊपर होगा उनका एज, वो उसकी वाइफ, ये दोनों आए थे पपेट, 2 पपेट।
एक स्टोरी करते थे, वो बहुत छोटे छोटे 6 इंच साइज के मैरियोनेट्स, 6 मतलब स्ट्रिंग ऑपरेटेड पपेट्स वो करते थे। तो जैसे शो खत्म हुआ, उन्होंने शो बहुत बढ़िया किया। जैसे शो खत्म हुआ, उन्होंने उसका पूरा स्टेज जो बनाते थे उसको फोल्ड करके और पपेट को पैकिंग करना था। मैं उनको हेल्प करने के चक्कर में मैं उनका पपेट को टच कर लिया। मैं टच किए करते ही वो बंदे ने ऐसा चिल्लाया, इन स्क्रीम, ऐसे चिल्लाया कि लोग दौड़ के आगे। क्या हुआ, मतलब मैं अपने लाइफ की ये एक्सपीरियंसेस है, तो मैं भी घबरा गया कि अचानक क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। तो वो काम हुआ, उसके बाद ऐसा लगा कि वो बेहोश हो जाएगा। तो उसकी वाइफ ने उसको पैट किया और उसके बाद वो थोड़ा शांत होने के बाद उसने कहा, आई हैव नॉट टेकन बैक माई लाइफ फ्रॉम द पपेट। कैन यू इमेजिन? क्या मुझे मतलब आज भी मेरे रोटे खड़े होते हैं वो उस दिन को याद करते हुए। उसने कहा कि मैं अपने जीवन उससे वापस नहीं लिया हूं। वो तो स्ट्रिंग में चलता था, निर्जीव पपेट है, पर वो जो पपेटियर उसमें जो जिंदगी जो दिया था, अपना लाइफ दिया था, वो वापस नहीं लिया था। अगर वो बोला कि तुम जब टच कर किया, मुझे लगा कि मैं फिनिश हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं पैनिक हो गया था। मुझे माफ करना, मतलब उसने मुझे माफी मांगे। तो फिर उसने कहा कि मेरा पपेट मैं ही खुद पैक करता हूँ, कोई उसको हाथ नहीं लगाता। मेरी वाइफ का पपेट वो करती है, मेरी पपेट को मैं, वो 3-4 पपेट ऑपरेट करती है, ये 3-4 पपेट ऑपरेट करते हैं। तो ये तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो है हमारे जीवन का हिस्सा है, ये बिल्कुल अलग नहीं है। जो आप देखे होंगे गांव में जो झाड़ फूक करने वाले हो, मतलब हमारी आज की भी बात है, आप देख सकते हैं जो लोग करते हैं, तो वो कैसे पजेस्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक पोजीशन की स्थिति में आ जाता है। एक्टर जब चरित्र में चला जाता है, अब मास्क को छोड़ दीजिए, जो कलाकार, जो एक्टर मंच पर अपने कैरेक्टर में चला जाता है। मैं मनोहर सिंह को देखा हूं परफॉर्मेंस में परफॉर्म करते हुए, वो उस अवतार को धारण करते हैं। मैं फिदा हुसैन नरसी साहब को देखा हूं, जो पारसी रंगमंच के जो दिग्गज थे, रहे लास्ट एक्टर। उनका 2004 के आसपास देहांत होता है, 104 साल में मरे। वो आते थे पारसी नाटक, 104 साल का बुजुर्ग आदमी, सीधा एकदम 6-6.5 फीट हाइट का बंदा, वो करते थे सुभद्रा हरण नाटक। मैं देखा नहीं हूं, पर वो खुद हमें बताते थे, जब सुभद्रा हरण होता था तब भी उनका उम्र बहुत काफी हो चुका था, वो 90 साल के ऊपर हो चुके थे, तो वो स्टेज पर नहीं जा पाते। मतलब अब वो काम थे, छड़ी के सहारे चलते। पर उनके 2 असिस्टेंट होते थे, वो खुद अर्जुन का रोल करते थे। सुभद्रा हरण में मतलब अर्जुन तो यंग होगा ना, सुभद्रा को हरण करके ले जाएगा, वो रोल वो करते थे। 90 साल का आदमी, इमेजिन करो, जिसका दांत गल चुका है और वो मंच पे चल नहीं सकता, तो उसको 2 लोग क्या करते थे, ऐसे स्टेज पे लेके जाएंगे और पुश कर देंगे, विंग्स से लेके जाएंगे, पुश कर देंगे। जैसे पुश कर दिया और उसके अंदर दूसरा अवतार है, बिल्कुल दूसरा अवतार है। वो नरसिंह नहीं है, फिदा हुसैन नहीं है, और दूसरा एक चरित्र है अर्जुन को हम अपनी आंखों के सामने, हमने उसका वीडियोस देखे हैं, हमने परफॉर्मेंस देखे, मैं उसका वीडियो देखा हूं, और वो जो कहते थे वो बिल्कुल सच था। और उसके बाद जैसे वापस आएंगे फिर आके गिर जाते थे, उनको पकड़ लेते थे उनके असिस्टेंट। तो ये जो कला और कलाकार का जो संबंध है, जो अंतर संबंध है, वो पानी और दूध की तरह, आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये चरित्र में निभा रहा हूं, चरित्र कुछ नहीं होता, वो आप ही होते हो, आपकी अपना लाइफ का एक्सटेंशन होता है, एक अनदर रूप में आप चले जाते हो, आपकी अपनी एक्सटेंशन है। कोई बाहर से मैं अगर तुगलक का रोल करता हूँ या आषाढ़ में कालिदास का रोल करता हूँ, मैं कालिदास को थोड़ी ना जानता हूँ, मैं कितना जानता हूँ कालिदास को। 2 किताब पढ़ने से आप एक पूरी जीवन की चरित्र को आप नहीं जान सकते, तो आप अपनी लाइफ को उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम अपनी जीवन को उसके अंदर जब ढूंढते हैं, तब जो भी मैं हूं, मेरी अंदर में भी वो एस्पेक्ट, वो, क्योंकि हम सबके अंदर में कुछ ना कुछ एस्पेक्ट, मेरे अंदर में महेंद्रनाथ भी है, मेरे अंदर में जुनेजा भी है, मेरे अंदर में 3 सिस्टर की भी वो 3 बहनें भी बैठे हुए हैं, मेरे अंदर में मल्लिका भी होगी, और मेरे अंदर में कालिदास भी, हम सब है। तो इसमें कोई पुरुष कोई नारी कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो वो हम अपने को ढूंढते हैं, अपने से ही उस चरित्र को निकालने की कोशिश करते हैं, तब वो हमारे जीवन का एक्सटेंशन बन जाता है। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि एवरी प्ले इज माई ऑटोबायोग्राफी। हर एक नाटक मेरी आत्मकथन है, किसी और का नहीं है। हम अपनी आत्मकथा को
दूसरे तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं। और एवरी प्ले जो प्लेराइट नाटक लिखता है, आप मत समझिए कि फिक्शन है, हालांकि उसको बहुत सुपरफिशियल रूप में देखा गया फिक्शन है, वो बिल्कुल उस समाज के इतिहास को दर्ज करता है। आप सीधा देखिए, अगर हम आधे अधूरे नाटक को आज अगर लेते हैं, आधे अधूरे नाटक क्या हमारी 1950 और 70 के दशक का इतिहास नहीं है? भारत के इतिहास, जब हम नौकरी के चक्कर में गांव छोड़ के शहर भागते थे और तंग मकानों के अंदर में रहते थे, और अंदर अभिलाषा जो महत्वाकांक्षा बढ़ता जाता था, और वो उसको पूर्ति करने के लिए हम सब अपने जीवन में ये सब किए, उस समय को दर्शाता है, वो कालखंड में बंध जाता है, इसलिए क्लासिक है वो। जब तक वो स्थिति रहेगी, वो तब तक वो नाटक चिरंतन बनकर रहेगा। तो ये मास्क का साथ भी यही चीज लागू होती है। ग्रीक मास्क एक्टर का अपना एक्सटेंशन है, चरित्र का एक्सटेंशन है, इसलिए उसको रिचुअलिस्टिक मास्क कहा गया है। तो मास्क के अंदर में एक मेगाफोन होता था, एक छोटी सी एक भोंपू कह सकते हैं, ऐसा हम अपना आवाज को एम्पलीफाई कर सकते हैं, ऐसे बच्चे करते हैं ऐसे। हम बचपन में देखिए कितना लाइफ के साथ जुड़ती है। अब ग्रीक का बात छोड़िए, अब मैं अपनी गांव की बात कर रहा हूं। मैं एक समुद्री इलाके में जन्म पैदा हुआ हूं, मेरे घर के पास नारियल की खेती है, बहुत नारियल का पेड़ होते हैं। तो हमारे जीवन की मतलब सुबह से लेके शाम तक की जो दिनचर्या में नारियल का इस्तेमाल बहुत होता है। तो आप अपनी जगह पे भी देखिए, देख लीजिए, हर एक जगह का कहीं कुछ होगा, कहीं केले का पत्ते का होगा। जैसे केरला में नारियल का पत्ते, हर चीज में नारियल का पत्ते, केले का पत्ते, सारे थेयम और का मास्क और कथकली का हेडगियर सारे इसी में ही बनते हैं, नारियल के पत्ते में बनते हैं, क्योंकि इंडिजीनियस है हमारे। हमें कोई मटेरियल जो होती है ना, जो बनाने की जो मटेरियल होती है, वो कोई समस्या ही नहीं है। हम ढूंढते हैं ना, यार मुझे मटेरियल नहीं मिला। नाटक में कोई एक्टर, कोई टेक्नीशियन बैक स्टेज में स्टूडेंट्स कहते हैं, यार मुझे मटेरियल नहीं मिला तो मैं क्या करूं, मुझे थप्पड़ मारने का मन करता है, मुझे ईमानदारी से उसको मारने का मन करता है, वो गधा है, बिल्कुल बेवकूफ है। तुम्हें मालूम नहीं है, रंगमंच के लिए कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कोई सेट की जरूरत नहीं है, कोई लाइट्स की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। तो आप कहीं से भी उठा के कुछ क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इमेजिनेटिव हो, अगर कल्पनाशील हो, तो आपके लिए मटेरियल की कोई कमी नहीं है। आप कुछ नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बताऊं, एक एनिमल फार्म नाटक किया। एनिमल फार्म में 40-45 कैरेक्टर होते हैं, सारे एनिमल्स। ये 2013 की बात है। इलाहाबाद में एक छोटा सा संस्था है, वो आलोक रस्तोगी नाम के एक सज्जन है, वो उसको चलाते हैं। तो उनके पिताजी के नाम पे वो कोई संस्था खोल रखे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप नाटक कीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप बहुत महंगे निर्देशक हो, आपको हम अफोर्ड नहीं कर पाए। मैंने कहा, वो मेरा दोस्त है, मैंने कहा तुम बिल्कुल मुझे पहचानते नहीं, जानते नहीं हो। मेरा नाटक में मैं 10-15 हजार से ज्यादा खर्चा किया ही नहीं मैंने। अब लोग कहते हैं कि तुम डिजाइनर हो, सिनेग्राफर हो। मैंने अपने नाटक में, सच बताऊं, अपनी नाटक में, मैं एनएसडी का प्ले की बात नहीं करता, वो नाटक को हम मानते नहीं है, सच बता रहा हूँ। एनएसडी में भी जितने मैं प्ले किया हूं, बट आई डोंट कंसीडर दैट एज ए सुपरलेटिव प्रोडक्शन। मैं बिना पैसे में जब गांव में नाटक करता हूं, अपने शहरों में, छोटे शहरों में नाटक करता हूं, वो नाटक ज्यादा पावरफुल होता है, वही नाटक आपको बनाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपनी जो भी मेरे ग्रुप्स, जो छोटे मोटे ग्रुप बनाते रहते हैं, या मैं ज्यादातर वर्कशॉप्स में काम किया हूँ, गांव में जाके लड़कों के साथ काम किया हूँ। हमारे पास पैसे नहीं होते, और पैसा नहीं होना ही सबसे बड़ा हमारे लिए एक आशीर्वाद है, वरदान है। अगर आज मेरे पास पैसा होता तो मैं ये नहीं होता, इतने कॉन्फिडेंटली मैं ये बात नहीं कर पाता, अपने अंदर में आत्मविश्वास नहीं होता मेरे अंदर। तो ये आत्मविश्वास का जो जन्म हुआ, इसका कारण है हम साधनहीन समाज के अंदर में अपने को तलाशने की कोशिश किया है, ये अपने को डिस्कवर किया है। तो मैंने उसको ये बताया, मैंने कहा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बोला मेरे पास 60,000 रुपए है, जो आपको भी दूंगा और नाटक के लिए करूंगा। मैंने कहा मेरा 40,000 रुपए तो फिक्स है, उसे हाथ मत लगाना, 40,000 में लूंगा। और बोला कि 20,000 में नाटक करोगे? मैंने कहा 5,000 तो जो वापस दूंगा, 15,000 रुपए में नाटक करूंगा और 5,000 तुम्हारा है, और 5,000 जो है ना, तुम मेरा खाने पीने का व्यवस्था कर लेना। तो ये मजाक में ही सही। तो हमने उसको ऐसे ही बोला। वो बोला कि नहीं, तुम एनिमल फार्म करने के लिए बात कर रहे हो। और वो हमने उसका क्या पीटर हॉल का प्रोडक्शन का कहीं उन्होंने देख लिया होगा, जो रॉयल शेक्सपियर कंपनी के लिए
सर पीटर हॉल ने किए थे उसको 1970-80 के दरमियान। वो नाटक उसके दिमाग, कहीं झलक देखा होगा, फोटो देखा होगा नेट में। तो बोला कि इतना कॉस्टली है, इतने पैसे लगेंगे मास्क में, क्या करेंगे। सर खपाता रहा, क्योंकि बुला तो लिया, और मैं जो बात किया, मेरी बात में उसका विश्वास नहीं हो रहा है कि 15-20 हजार में नाटक होगा, उसका विश्वास ही नहीं हो रहा है। और 40 हजार तो मैं लूंगा, इसको पता है कि सत्य पैसा नहीं छोड़ेगा। तो बाकी इतने कम पैसे में नाटक कैसे करेंगे, तो उसका दिमाग खराब हो रहा था। मैंने उसको बोला कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे बस शाम को तो थोड़ा शहर घुमा ले, शहर घुमा के दिखाओ। तो इलाहाबाद में ज्यादातर गाय भैंस वगैरह ना बहुत घूमते हैं, और उनका पुआल वगैरह पड़े रहते हैं, और उनका गोबर पड़ा रहता है सड़क पर। और उस समय गर्मी का सीजन होता था, तो आम, टोकरी में आम आता है, आम, वो टोकरी रोड पे लोग फेंक के चले जाते, मार्केट बाजार हाट खत्म हो जाने के बाद वो टोकरी गिरा पड़ा रहता है, और उसको गाय, उसका अंदर जो पुआल होते हैं, पुआल को गाय भैंस के खाते रहते हैं। तो ये मैंने दृश्य देखा। मैंने उसका बाद उसको कहा कि मुझे कलेक्ट करके दो। बोला क्या चाहिए तुमको? मैंने कहा कि फटे पुराने कपड़े जो तुम्हारी घर में माँ बहनों के जो कपड़े साड़ी वाड़ी होते हैं, जो पुराने होते होंगे, या सड़क से कहीं मिल जाए, और ये जितने सारे पुआल सड़क पे गिरे पड़े हैं, उस पुआल को आप लाके मुझे दो, और वो जो टोकरी है उस टोकरी को भी ले आओ उठा के। तो उसने ये सब उठा के ले आया। और मैंने क्या किया, आधा किलो या 1 किलो थोड़ी GI वेयर, 17 गेज का या 15 गेज का, मुझे याद नहीं आ रहा, GI वेयर, पतला GI तार मैंने मंगवा लिया मार्केट से। कुछ रस्सियां जो सुतली होती हैं, जो सन की सुतली, बहुत पतली सुतली होती है, उस सुतली मैंने मंगा लिया। मैंने क्या किया, GI वायर का ऊपर वो पुआल को बांध कर, पुआल को GI वायर में डाल के, और बीच में मैंने स्ट्रेंथ के लिए GI तार दिया, उसके ऊपर इतनी मोटी पुआल, उसके ऊपर कपड़ा लपेट के, उसका ऊपर वो जो रस्सी सुतली लाए वो लपेटने के बाद वो पाइप बन गए। उस पाइप को, क्योंकि इसके अंदर GI वायर है, मैं जैसे मोड़ूंगा वैसे मुड़ेगा। मेरे पास केन नहीं था। मैं भारत भवन में जब मैं था, जयंत इसका गवाह है, जयंत 120% इसका गवाह है, क्योंकि जयंत साहब और मैं दोनों उसी प्रोडक्शन में काम करते रहे। वो उसका नाम था स्कंदगुप्त। जयंत है कि नहीं? जयंत है या चले गए? अच्छा, तो स्कंदगुप्त नाटक का डिजाइन रविंदा ने किया था, और प्रॉपर्टीज वगैरह बनाए थे। वहां हमारा पप्पू भाई होते थे, वो हेड गियर्स वगैरह बनाए थे। वो रविंद्र से मैंने ये चीज सीखा था, केन को कैसे मोड़ा जाता है। केन को मतलब बुनसन बर्नर में केन को मोड़ कर उसमें शेप देके, उसमें ब्यूटीफुल हेड गियर्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज रविंद्र ने बनाया था उस नाटक के लिए। बाद में मैंने इसका एक स्टाइल भी बनाया, इसको मैं स्ट्रक्चरल डिजाइन की तरफ यूज किया। बहुत सारे मेरी ज्यादातर प्लेस में स्ट्रक्चरल होता है, पैसे नहीं होता है, और एक्टर प्रधान नाटक होता है, डिजाइन जस्ट एक सपोर्टिव होता है पीछे से। इसलिए हमने ज्यादातर केन में, बाम्बू में, वेयर्स में डिजाइन करने की कोशिश किया। वो मेरी स्टाइल भी बन गया बात की स्थिति में। तो ये जो केन का जो डिजाइन मैंने देखा था, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो GI वायर में जो पाइप बनाया उसको केन की तरह इस्तेमाल किया, और उसको मैंने खुद अपने हाथ में मोड़ दिया। मोड़ कर उसमें स्ट्रक्चरल मास्क बनाए। स्ट्रक्चरल मास्क, वो मास्क जिसके अंदर में एक्टर पहनने के बाद एक्टर का चेहरा भी विजिबल हो, पूरा दिखाई पड़ रहा है, और ऊपर में एक आउटलाइन, दर्शक को पता चल रहा है कि ये मान लो कि गधा है या घोड़ा है, तो घोड़े का आउटलाइन पता चल रहा है। वो पूरा संपूर्ण घोड़ा नहीं है, क्योंकि मेरी प्ले का जो चरित्र थे वो मेटाफर था, वो आयरनी था, मतलब एक तरीके से व्यंग्यात्मक, सैटारिकल हमने उसको इस्तेमाल किए थे। और इसमें कोई जो कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर था, वो हिटलर को रिप्रेजेंट करता था, या कोई तानाशाह को रिप्रेजेंट करता था। तो वो एक सुअर था, और वो स्ट्रक्चरल सुअर का मास्क में मैंने हिटलर का मूंछ भी लगा दिया। और किसी में मैं किसी को गांधीवादी बनाने की कोशिश किया, तो उसमें गांधी का चश्मा भी लगा दिया। सो इस तरीके से जो मास्क बन गया, और मास्क बड़े थे, तो मास्क मुझे लीड किया प्रोडक्शन का डिजाइन डिसाइड करने के। तो एक्टर का मूवमेंट्स डिसाइड उसी से हुआ। पहले मैंने मास्क बना दिया, क्योंकि एक्टर एनिमल है, तो पहले एनिमल में हफ्ते भर वर्कशॉप किया और स्टूडेंट के साथ पहला हफ्ते में, और उस वर्कशॉप के दरमियान ये डिस्कवरी किया मटेरियल, और मैंने मास्क बना दिए। जैसे मास्क बन गया, एक्टर लोग थोड़ा सा खुश हो गए, उसको पहन के नाचने लगे। जब मास्क, क्योंकि एक्टर के लिए तो क्या चाहिए, एक्टर को अपना चेहरा दिखाई देना चाहिए स्टेज पे, वो हमेशा चाहता है मेरे चेहरा दिखाई पड़े, और इस मास्क में कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको लगता नहीं था कि मास्क पहना हुआ है, पर हमने तो अपना काम कर लिया। हमें लगता है कि इट इज
ये देखिए, ये बिल्कुल ये मैं जो अभी बात कर रहा था, क्यूबिज्म या सररियलिज्म या एक्सप्रेशनिज्म, जितने सारे विधाएं हैं, उस विधा को टच करता हुआ एक तरीके से सररियलिस्टिक मास्क, जिसके एक्टर का चेहरा धुंधला सा अंदर से पता चल रहा है और ऊपर से कुछ चल रहा है। तो इन बिटवीन, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं सीमिंग एंड बीइंग, यानी कि आप हो और नहीं भी हो, नहीं भी हो। अब होना भी और नहीं भी होना। जैसे आप कोई चरित्र निभा रहे हो, आप तुगलक का रोल कर रहे हैं, दर्शक थोड़ी देर के लिए सोचता है कि आप तुगलक हो, फिर सोचता नहीं नहीं ये तुगलक, ये सत्यासार है, फिर धीरे 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 कैरेक्टर में जाता है और इतना इन्वॉल्व होता है और भूल जाता है इसका अंदर में सत्या बैठ उस रोल को निभा रहा है, वो तुगलक समझने लगता है, फिर वापस आता है, वो कहता है नहीं 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 ये तो सत्य। सो ये जो चरित्र की प्रवेश करना और बाहर निकल, इन एंड आउट, दर्शक का, मैं दर्शक की पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। हम कलाकार भी यही करते हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में प्ले करते हैं। बट जब दर्शक देख उसको इट सीम्स लाइक तुगलक, बट इट इज नॉट तुगलक, तुगलक की तरह लग रहा है, तुगलक नहीं है। और बीइंग मतलब वो उसका रूप धारण कर लेता है। सो ये नाटक जो है सीमिंग एंड बीइंग का खेल है, होना ना होने का बीच का खेल। और मेरा जो मास्क है तो उसी तरह तो वो बन गया, और मास्क है भी नहीं भी है, एक्टर में अंदर चरित्र है भी है, दिखाई पड़ रहा है कलाकार, वो नहीं भी है, वो चरित्र भी है और एट द सेम टाइम कलाकार है। सो ये अपने आप में एक स्टाइल को जन्म दे देता है। ये जो स्टाइल को जन्म दिया, उसका स्टाइल का कोई नाम नहीं है, वो मेरी अपनी स्टाइल हो सकता है, वो मेरी सत्या स्टाइल है। तो क्या हुआ कि फिर उसी तरीके से मैं कॉस्ट्यूम्स भी डिजाइन, जब एक्टर का मूवमेंट डिसाइड हो गया, नाच गाने कूदना फांदना सब उसके अंदर शुरू हो गया, तो जो नाटक लिखा हुआ है बड़ी रियलिस्टिक ढंग से, वो रियलिज्म कब कब टूट गया, हमें पता ही नहीं चला। बीच में 10 दिन की रिहर्सल के अंदर एक्टर ने रियलिज्म को तोड़ चुके, हमें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ा, और मास्क अपने आप में पहनने का बाद टूट गया। मेरी बात समझ में आ रहा है ना जी बिल्कुल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कॉस्ट्यूम्स के लिए जब बात आई, उसने देखा कि यार मास्क 40-45 मास्क, उसके ज्यादा 1000-1200 रुपए खर्चा हुआ था, अभी भी पैसे बचे हुए हैं। मैं एक एक पैसा हिसाब गिन रहा हूं कि कितना कब बचा सकता हूं। उसके बाद जब कॉस्ट्यूम्स की बात आई, बोला कि ये एनिमल कॉस्ट्यूम्स बनाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाएगा इस मास्क के साथ। प्ले का स्टाइल डिसाइड हो गया है, इसमें तुम एनिमल कॉस्ट्यूम पहनाओगे तो बच्चों का खेल लगेगा। तब एक काम करो, मैंने कहा कि 20-25 मीटर टाट ले आओ। टाट हमने बहुत ढूंढा, टाट नहीं मिला, तो गनी बैग मिल गए, जिसमें बोरी में धान वान आते हैं, पैक होके आता है, वो गनी क्लॉथ मिल गया। तो मैंने कहा जितने एक्टर है उतने गनी क्लॉथ ले आओ। तो हर एक गनी बैग का बीच में से काट के उसको पहना दिया एक्टर को, और उसका नीचे से हमने थोड़ा सा निकाल दिया ताकि वो लगे बाल जैसा लगे, कहीं कहीं थोड़ा सा जूट बांध दिए। तो ऐसे करके और रोप्स लेके और कमर में बांधना शुरू किया, तो एक्टर का एक गेटअप बनना शुरू हुआ। और कॉस्ट्यूम में भी कोई 500-700 रुपए उसने खर्चा किया था, और पैसा बचा था। मैंने कहा कि मेरा लाइटिंग और डिजाइन कुछ नहीं था, एक प्लेटफॉर्म था पीछे, कुछ खास नहीं था। पैसे जब बचे 15,000 खर्चा नहीं हो रहे थे, मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, मेरा लाइटिंग डिजाइन मैं दिल्ली से बुलाऊंगा, क्योंकि लाइटिंग का खेल है, लाइट्स नहीं होगा तो ये सब चीजें नहीं होगा। तो उसमें 10,000 रुपए उसका खर्चा हो गया। राघव प्रकाश जी मेरा दोस्त है दिल्ली में, राघव प्रकाश काफी सीनियर लाइटिंग डिजाइनर है, उनको मैंने इनवाइट किया, वो इलाहाबाद आए, उनका घर है इलाहाबाद। वो अपने घर पे रहा और 8 दिन मेरे साथ काम किया, और 5,000 रुपए लिए, और आने जाने शताब्दी में आए थे, 2,000 रुपए शायद खर्च लगा होगा, तो 10,000 रुपए करीब लाइट्स मिल गया। तो उसका 15,000 भी पूरे खर्चा नहीं हुआ, और हॉल का जो दिया होगा मुझे नहीं मालूम कितना है, वो मेरा हिस्से में नहीं था। हाँ सर, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। यस सर सर एक क्वेश्चन है कि सर मास्क की हिस्ट्री सर हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से वो शुरू हुआ, और इंडियन थिएटर में फिर वो कैसे आया, और सबसे पहले जब नाटक हुआ तो उसमें उसको किस तरह से लिया गया, वो सब थोड़ा जनरल नॉलेज उसका जानना चाहेंगे। मैं उसके बारे में जनरल करता, ये बात यहीं पर इसको मैं वाइंड अप करके करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये इसमें क्या महत्वपूर्ण, ये जो मैंने किस्सा सुनाया आपको, ये एक तरीके से किस्सा है बच्चों को सुनाने के लिए। इसमें क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या निकल के आता है, इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या, कम चीजों में कैसे रंगमंच को हम सही तरीके से कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। रंगमंच कुछ नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। रंगमंच सिर्फ आपका प्रेम मांगता है, आपका स्नेह श्रद्धा मांगता है, और दूसरी बात आपका
आपका कल्पनाशीलता को परखता है, आप कितना इमेजिनेशन सर इमेजिनेटिव, हो जी। कितने इमेजिनेटिव। आप तीजन भाई को देखा होगा परफॉर्म करते हुए, देखा है पांडवानी? जी कुछ नहीं होता, उसका पास एक तंबूरा होता है, हाँ देखा है। पूरी तंबूरा में वो पूरा महाभारत की कथा सुनाता है, उसमें हम सारे चरित्र को देखते हैं। वो कभी गदा भी बन जाता है भीम का, कभी वो नदी में नाव का वो चप्पू बन जाता है, कभी तलवार बन जाता है, कभी पेड़ बन जाता है, पता नहीं, कभी कृष्ण का वो बन जाता है, रथ बन जाता है, मुरली बन जाता है। सो ये मतलब आप अनबिलीवेबल। तो वो कल्पना अगर आपका पास है, अगर सच में अगर आप कल्पनाशील है, तो पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां पैसा है वो मना कीजिए, नाटक के लिए पैसा खर्चा नहीं करना है, वो पैसा एक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि कलाकार को पैसा नहीं मिलेगा, काम क्या करेगा। इसीलिए नाटक में खर्चा ना करके, नाटक में खर्चा करने का मतलब ये है कि आप बिजनेसमैन को पाल रहे हैं। आप एक बनिया का ऑडिटोरियम, जैसे लाला भरत राम का या चरत राम का ऑडिटोरियम है, कमानी और श्रीराम सेंटर, ये लाला बनियों का ऑडिटोरियम है, उनके पास अरबों रुपए, आप उनको एक दिन में 1 लाख रुपए दे रहे या 1.5 लाख रुपए एक हॉल का किराया है। इमेजिन कीजिए, हम वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? पैसा हमारे पास नहीं आता, बनियों का पास में जाता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, रिजेक्ट 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 दीज ऑडिटोरियम्स। उसकी जरूरत नहीं है। आप गांव की सड़क के ऊपर नाटक कीजिए, आप चौराहा में नाटक कीजिए, आप स्कूल के अंदर में इम्प्रोवाइज कीजिए, आप ऐसे जगह ढूंढिए जहां पर मतलब वो स्पेस आपको ड्रामेटिक लगे, उसमें थिएट्रिकलिटी हो, कोई भी स्पेस में आप इम्प्रोवाइज करके कर सकते हैं। और वो कल्पना शक्ति अगर आपका पास है, तो कोई भी चीज नाटक में असंभव नहीं है। तो थिएटर तो हो जाएगा। थिएटर सिर्फ इंसान और इंसान के बीच की रिश्ता है, आपका और दर्शक का बीच का वो गहरा अनूठा संबंध जब तक बना रहेगा तब तक नाटक है। ये डिजाइन, ये मास्क, ये सेट, ये कॉस्ट्यूम से सब कुछ बेकार है, और लास्ट में कैरेक्टर भी बेकार है। आपको कैरेक्टराइजेशन की भी जरूरत नहीं है। तभी तो पीटर ब्रुक ने ये सब त्याग दिया, सॉरी ग्रोटोस्की ने, जर्जी ग्रोटोस्की ने सब कुछ त्याग दिया। बोले कि जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कलाकार और एक परफॉर्म करने के लिए मंच, उसके बगैर आप हवा में नहीं कर सकते। एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक चौखट रंगमंच चाहिए, और एक आदमी तो कम से कम चाहिए। तो 1 एक्टर, 1 ऑडियंस, 1 स्पेस, ये 3 चीज। इसलिए ऑडियंस को उसने कहा स्पेक्टेटर नाम दिया था जी। हम ऑडियंस को स्पेक्टेटर, ये ग्रोटोस्की का इजाद किया हुआ नाम है। स्पेक्टेटर का मतलब स्पेक्ट एक्टर, ही इज एन एक्टर हु इज वाचिंग। स्पेक्ट का मतलब ये स्पेक है, स्पेक्ट एक्टर, एक एक्टर जो कि देख रहा है। तो वो इसीलिए इसको पार्टिसिपेशन कहा गया। पार्टिसिपेशन, ये भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भी इसका जिक्र कहा है। हालांकि ये कोई पुरानी नई चीज नहीं है। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने क्रीडनीय शब्द का जिक्र किया है। क्रीडनीय मतलब खेलने वाली वस्तु, खेलने वाली वस्तु। एक फुटबॉल, एक गेंद कह लीजिए, गेंद, वो गेंद को कितने लोग खेलते हैं? 2 ग्रुप चाहिए। गेंद अकेला नहीं खेला जा सकता। फुटबॉल अगर आप खेलेंगे तो एक आप मारोगे तो दूसरा उधर से बाउंस बैक होना चाहिए ना। तो ये जो लेन देन का जो रंगमंच है वो हमारे नाट्यशास्त्र में भी है। तो ग्रोटोस्की ने यही सब चीजों को तो चीजों को लेकर ब्रेक ने, ग्रोटोस्की ने, यूजेनियो बार्बा ने, ब्रूक ने, ये सब हमारी सेकनर ने, हमारी यही से चीजों को लेकर, फिलिप जेरेली ने भारतीय परंपरा, एशियाई कल्चर्स, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, ये इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब कल्चर्स को लेकर ही इन्होंने अपना बनाया है। वरना यूरोपियन अमेरिकन कल्चर में नाटक सिर्फ एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं है। मिडिवल पीरियड में, बिगिनिंग में चलो धर्म के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ था, और इसीलिए क्योंकि चर्च में वो पादरी लोग अपना धर्म को प्रचार करने के लिए नाटक को एक वीपन की तरह यूज किया, मतलब औजार की तरह यूज किया। तभी उन्होंने मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले और कई तरीके से किया ना, जुलूस निकालना, झांकियां निकालना, ताकि लोगों को प्रभावित करे क्राइस्ट के लाइफ को दिखाते हुए। तो नाटक को वीपन की तरह यूज किया, पर बाद में फिर स्ट्रीट पे चला गया और फोक थिएटर में बदल जाता है, और वो कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, स्ट्रीट प्लेज, ये सब चीजें। पर हमारी भारत में, हमारी एशियाई संस्कृति में, भारत में अकेला नहीं है, एशियाई संस्कृति में तो रंगमंच जो है वो कल्चर के साथ जुड़ी हुई है, लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, एक अटूट हिस्सा। हम इसके बगैर जी नहीं सकते। अगर थिएटर नहीं करूंगा, या थिएटर की संबंधित बात नहीं करूंगा, या नाटक के ऊपर कुछ लिखूंगा नहीं, तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो करूंगा क्या? तो क्योंकि हमारी प्राणवायु है, हमारे ऑक्सीजन है।
तो ये जो थोड़ा बहुत बात करने के बाद मैं अब वापस जाता हूँ। आपकी मुझे एक गिलास पानी पीने का इजाजत मिलेगा? जी बिल्कुल सर, जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल वैसे सर। भी यस सर सर। हमको भी वापस से रिज्वाइन होना होगा क्योंकि हम बीच में बातों में लग गए थे। तो हाँ हाँ 3 मिनट बचे, तो सर मैं सच में चाहती हूँ कि आप एक बार बच्चों के लिए एक मास्क की ये हिस्ट्री और मास्क कैसे बनता है और उसमें क्या-क्या चीजें यूज होती तो है। आप एक काम कीजिए, वो एक 40 मिनट या आधा घंटे का सेशन खत्म करके इसको वाइंड अप करेंगे। हाँ सर, ये तो 3 मिनट बचे हैं, फिर मैं 10 तो मिनट आप के इसको, बाद बच्चों को कहूंगी कि वो ज्वाइन हो। तो अभी कितना मिनट ब्रेक दे रहे हैं? सर 3 मिनट बचा है अभी। तो ये 3 मिनट के बाद ब्रेक देंगे, जी है ना? जी ओके। तो मैं ये क्या बोल रहा था कि मैं ग्रीक थिएटर की तक आपको बताया था कि मास्क का जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन जो है वो बहुत प्राचीन है। वो यस सर। हमारे, जैसे मैंने कहा था, हमारे ट्रेडिशन में है, हमारे रिचुअल्स में है, हमारी फोक में है। बट नाटक में ना जो जो मास्क का जिक्र होता है, हमारे पास जो इसका ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीक ग्रीक थिएटर। उसके पहले क्या था या नहीं था, इसके बारे में हमें जिक्र नहीं, क्योंकि ग्रीक के नाटक के स्क्रिप्ट अवेलेबल है। स्क्रिप्ट होने की वजह से हमें पता चलता है कि ये चरित्र यहाँ पर मास्क, और ग्रीक मास्क का फोटोग्राफ या उसका जो म्यूरल्स या उसका पेंटिंग्स अवेलेबल है। और मास्क बनते थे, जब मैंने बताया कि क्यों ग्रीक थिएटर में मास्क होते थे, एक तो पहला था प्ले लाउड था, बहुत ज्यादा दर्शक के सामने दिखाने के लिए उनको लाउड मास्क का इस्तेमाल करना पड़ा। दूसरी बात है, एक से अधिक चरित्र एक कलाकार निभाते थे और चरित्र कलाकार कम होते थे, तो जिसकी वजह से उसकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया। ये समझ में आ गया। तीसरी बात है, मास्क Yes, के अंदर sir. में एक भोंपू होता था, वो भोंपू के अंदर में आवाज एम्पलीफाई हो जाता था। मैं इसी पॉइंट पे पहले एक बात किया था, उसका थोड़ा सा मैं बह गया था कहीं, अभी उसको मैं वापस करता हूँ। भोंपू की बात से मुझे याद आया, मैं कहा था कि मैं उड़ीसा में पैदा हुआ, एक समुद्री इलाके में, याद कीजिए जी जी कहा जी था। Yes, तो वहां पर नारियल के yes. पेड़ होते थे, हम बचपन में नारियल में ऐसे बना के पू करते थे, आवाज करते थे पत्तों में। तो वही चीज, उसको भोंपू कहते थे हम वहां भी, हम अपनी गांव में, उसका अलग अलग नाम है, लोकल गांव नाम है, और ग्रीक में वो इस्तेमाल होता। मास्क के अंदर में होने की वजह से, अब आप एक्टर की फेस से थोड़ा सा मास्क ऊपर रहता था, तो बीच में वो एक भोंपू की तरह वो रहता था, आवाज एम्पलीफाई हो जाती थी, सो दैट लास्ट दर्शक तक की आवाज पहुंच सके। वरना उस समय कोई टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, कोई माइक्रोफोन नहीं था, कुछ नहीं था, तो कैसे दर्शक सुनेगा। पर ग्रीक नाटक का ऑडिटोरियम का कंस्ट्रक्शंस इतने खूबसूरत थे और इतने साइंटिफिक, आज की डेट में ये पता चलता है कितना साइंटिफिक था, जिसकी वजह से एक्टर का आवाज दूर तक पहुंचता था। एक तो ऑडिटोरियम एक ऐसा प्लेन, और उसके बाद यूं उठता था, हायर लेवल पे जाता था ऑडिटोरियम। ये स्टेज थोड़ी सी जमीन से 7-8 फीट हाइट पे होता था, और उसके बाद जी, जब ऑडिटोरियम उठता था, बहुत ऊंचाई तक जाता, पहाड़ के ऊपर तक जाता था, तो गैलरीज होते थे, तो आवाज जो है ना टकरा के वापस आता था, तो उसके अंदर में गूंजता था, जिसकी वजह से वहां पर